Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic guidelines for preparing a speech. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भाषण की तैयारी के कौन कौन से मार्गदर्शक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब हम किसी भी पर्टिकुलर भाषण को तैयार करके बोलते हैं तो उसमें श्रोताओं की आशाएं और अपेक्षाएं बहुत होती हैं, क्योंकि वक्ता को पर्याप्त समय पूर्व से ही मालूम होता है कि उसे किन किन पर्टिकुलर विषयों पर तैयार किया हुआ भाषण देना है। जो श्रोता हैं उनको सूचना, आमंत्रण, निर्धारित योग्यता, सदस्यता अथवा अन्य किसी निर्धारित मानक के आधार पर दी जाती है। श्रोताओं को भाषण देना, निर्धारित कॉरम होने पर वक्ता को भाषण देना पड़ता है, चाहे श्रोता कम उपस्थित हो या ज़्यादा उपस्थित हो, उससे मतलब नहीं है। जिस समय पर श्रोता को भाषण देना होता है, श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए वक्ता को भाषण देना होता है, उसी समय उसे भाषण देना ही होता है। तो ऐसे भाषणों की पर्याप्त तैयारी की जानी बहुत जरूरी होती है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। इनमें पहली गाइडलाइंस रहती है गुणात्मक प्रश्नों के उत्तर। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आंसरिंग ऑफ कॉर्डिनल क्वेश्चंस। रुडयार्ड किपलिंग ने अपना एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, देयर नेम्स आर व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। यानी कि मैं 6 ईमानदार सेवक रखता हूं जिनके नाम क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ एवं कौन है। अब इन क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आता है इसके अंदर क्या, व्हाट, यानी कि जो स्पीच आप देने जा रहे हो उसके अंदर क्या थॉट्स हैं, क्या मैसेज है, क्या फैक्ट्स है, क्या समंक है उसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरा होता है क्यों, वाई, मेरा चयन भाषण के लिए क्यों हुआ है, मैं ही क्यों इस स्पीच को देने के लिए चुना गया हूं और क्यों मुझे ऑडियंस सुनना चाहती है, ये भी आपको सोचना होता है। इसके बारे में भी आपको आंसर सर्च करने होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है इसके रिलेशन में कब, यानी कि व्हेन, यानी कि आपको भाषण कब देना है, किस अवसर पर देना है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये आपको सोचना होता है इसके बारे में। अगला होता है कैसे, यानी कि हाउ, भाषण कैसे देना है, यानी कि जो भाषा है उसका प्रभावी संप्रेषण किस तरीके से करना है आपको। बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन करोगे जब आप स्पीच दे रहे होगे, प्रभावी प्रस्तुति कैसे करनी है आपको भाषण की, और उसके लिए आप कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज करोगे जिससे कि आप अपनी इफेक्टिव स्पीच को डिलीवर कर सको। भाषण का प्रारंभ कब होगा, उसका मध्य क्या होगा और उसका समापन कैसे किया जाएगा, ये भी आपको सोचना होता है। इसके बारे में भी आपको प्रॉपर डिसीजन लेना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपका, दैट इज वेयर, कहाँ, वक्ता द्वारा भाषण कहाँ दिया जाना है, हॉल में दिया जाना है, कमरे में दिया जाना है, खुले मैदान में दिया जाना है, प्लेस क्या है भाषण देने का। इसके साथ साथ श्रोता कौन है आपके, किस वर्ग से संबंधित हैं आपके श्रोता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, एक्सपीरियंस क्या है, नॉलेज क्या है उनका, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन रहता है लास्ट क्वेश्चन, कौन, हु, मैं कौन हूं, यानी कि संगठन के अंदर क्या संरचना है और उस संरचना में मेरी क्या पद है, मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या पोस्ट है। तो इन 6 क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ही एक वक्ता को अपने भाषण की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर भाषण की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच। जो आपका स्ट्रक्चर है स्पीच का, उसका प्रभावी होना तब तय माना जाएगा जब वो क्रमबद्ध और विधि सम्मत होगा। सिक्वेंशियल वे में आपने जब उसको डिजाइन कर रखा होगा तो आपका जो स्पीच होगी वो इफेक्टिव होगी, क्योंकि भाषण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होना, क्रमबद्धता का होना।
मान लीजिए आपके पास बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस हैं, कल्पनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वर्ड प्लानिंग है आपके पास, आप बहुत बोलने में अच्छे हो, लेकिन जब आप अपने बोलने या लिखने का कार्य क्रमबद्धता के साथ नहीं करते तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। कितने ही आप बोलने में चालाक क्यों ना हो, कितने ही आप शेरो शायरी जानते हो, कितने ही आपके पास विचार क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको सिस्टमेटिक वे में आपने डिज़ाइन नहीं कर रखा है तो इनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। जब आप क्रम के साथ में अपनी बात को रखते हो तो आपके श्रोताओं को आपकी सारी बातें समझ में आती हैं। वही वाली बात हो जाती है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कौन जोड़ा। तो वो वाली बात आपको नहीं रखनी है, आपको हर एक स्टेप को सिक्वेंशियल वे में फॉलो करना है जिससे कि आप अपनी स्पीच को इफेक्टिव बना सको। और ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो भाषण की प्रकृति है वो भी संरचना पर ही डिपेंड करेगी। जैसे कंपनी के अंदर एक मीटिंग की जा रही है शेयर होल्डर्स की और वो जनरल मीटिंग है, तो उसमें एक अध्यक्षीय भाषण की संरचना किस तरह से प्रस्तुत की जाती है ये बात हम करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर लेआउट डिजाइन कर रखा है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको हम। पहली होगी बिगिनिंग, दूसरा होगा मिडिल, तीसरा होगा एंड, यानी कि प्रारंभिक, मध्य और समापन। प्रारंभिक में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो भी आपके आगंतुक हैं, जो भी आपके उपस्थित लोग हैं, उनका आपको वेलकम करना है। फिर आपको रेफरेंस देना है, जैसे ये आपकी द्वितीय वार्षिक सभा है, उसका आपको रेफरेंस देना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा इसके अंदर कंपनी की संचालक रिपोर्ट और पिछली कार्यवाहियों पर संक्षिप्त सारांश, यानी कि जो पिछली मीटिंग्स रही थी आपने उसमें क्या क्या कार्यवाहियां हुई, क्या क्या एक्शंस लिए गए, उसका एक शॉर्ट व्यू भी आप प्रोवाइड करोगे। बिगनिंग आपने कर दी मीटिंग की, बिगनिंग के बाद आप आओगे मध्य भाग पर, यानी कि मिडिल पॉइंट पर। मिडिल पॉइंट में क्या करना है आपको, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है, यानी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं उसके बारे में आप एक शॉर्ट में व्यू अपने प्रोवाइड करोगे। इसके बाद कंपनी की जो आलोच्य अवधि है, यानी कि जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसके परिणाम, प्रगति एवं निष्पादन का क्रमबद्ध विवरण डिफाइन करोगे कि क्या क्या परफॉर्मेंस रही, क्या क्या प्रोग्रेस रही, क्या क्या रिजल्ट्स निकल कर आए कंपनी के, इनके बारे में आप सिक्वेंशियल वे में एक पूरी व्यूज प्रोवाइड करोगे। उसके बाद जो आलोच्य अवधि है उसमें कंपनी को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और कौन कौन से टारगेट्स उसके द्वारा अचीव कर लिए गए, इसका एक शॉर्ट व्यू भी आप प्रोवाइड करोगे। इसके बाद आप बताओगे कि संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण और प्रभावित करने वाले परिवर्तन रहे, उनकी सकारात्मक आख्या आपको प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर समापन। अब आप आ जाते हो समापन की तरफ। तो समापन में क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, महत्वपूर्ण घोषणाएं, जैसे कि लाभांश, अधिकार अंश, अधिलाभांश, इनके बारे में आपको बताना है। फिर भावी योजनाओं एवं भविष्य की संक्षिप्त रूपरेखा का वर्णन करना है कि आपकी प्रेजेंट प्लानिंग क्या है और फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसके बारे में आप एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करोगे शेयर होल्डर्स के सामने। और फिर लास्ट में आप जितने भी पर्सन्स मौजूद थे वहाँ पर उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करोगे, धन्यवाद का ज्ञापन दोगे और इस तरह से आपकी स्पीच यहाँ खत्म हो जाती है। तो कुल मिला के आपको प्रारंभिक, मध्य और समापन, इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर अपनी स्पीच को डिलीवर करना होता है एक शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है। अगला पॉइंट है इसके अंदर स्पष्ट, क्लियर। आपका भाषण स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका भाषण स्पष्ट होगा उतना ही उसका सजीवता होगी उसके अंदर। क्योंकि भाषण के विचार, संदेश जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, आपके जो ऑडियंस है, श्रोता है, वो उतना ही सरल तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ वक्ता को अपनी विचारधारा से श्रोताओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा होती है, और तभी पूर्ण होगी जब श्रोता विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सके। क्योंकि भाषण सुनकर हर सुनने वाला महसूस वही करना चाहिए जो वक्ता कहना चाह रहा है। आपका भाषण तभी सफल होगा जब आप जो कहना चाह रहे हो वही आपके श्रोता समझ रहे हैं, वो कहीं भी उलझे नहीं।
जैसे ही वो किसी इश्यू पर उलझ रहे हो तो तुरंत आपको उनकी समस्याओं और अनुत्तरित प्रश्नों का हल प्रदान करना जरूरी है भाषण के माध्यम से। यानी कि जब आप भाषण तैयार कर रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना जरूरी है कि भाषा, विचार एवं संदेश स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है इसके अंदर सरल, सिंपल। यानी कि जो भाषण की विचारधारा है वो बहुत ही सहज और सरल होनी चाहिए। जितनी सरल होगी, जितनी सहज होगी, उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। भाषण का लक्ष्य क्या होता है? व्यापक से व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करना इसका मेन पर्पज होता है। तो भाषण के सरल एवं स्वाभाविक होने से उसकी जो अप्रोच होगी, जो उसकी पैठ होगी, वो तीखी यानी कि शार्प और व्यापक होगी। तो भाषण तैयार करते समय भाषा, विचारों, प्रसंगों आदि की सरलता एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके अंदर, केवल तथ्य एवं आंकड़े पर्याप्त नहीं, ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट एनफ। यानी कि अगर भाषण में केवल आप फैक्ट्स और फिगर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो ये आपके कंप्लीट स्पीच को डिफाइन नहीं कर रहा है। आपकी जो स्पीच है वो इफेक्टिव नहीं होगी अगर केवल आप तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो। ठीक है, तथ्य, समंक, प्रसंग मूलतः भाषण ढांचे मात्र हैं। मतलब केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो कंप्लीट स्पीच का स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट स्पीच को डिफाइन नहीं करता है। यानी कि आंकड़ों के साथ साथ आपको विचारों एवं भाषा का प्रभाव देखकर इसको आगे बढ़ाना है। जो आपका भाव ज्ञान है, अनुभव है, उसको यूज करते हुए जो आपके फैक्ट्स हैं, जो डेटाज हैं, जो भी प्रसंग हैं, उनका एक आकर्षक चित्र श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करना, ये आपका काम है अपनी स्पीच के माध्यम से। एक बिल्कुल सुंदर सी एक अट्रैक्टिव पिक्चर डिजाइन करिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जिससे कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाए और वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहे। अगला पॉइंट है इसके अंदर, दैहिक एवं पार्श्व भाषा, बॉडी एंड पैरा लैंग्वेज। जब हम दैहिक और पार्श्व भाषा की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि स्पीच के अंदर इसका इफेक्टिव यूज होना चाहिए। कि भाषा क्या होती है? भाषा में जनता के अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज, इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्रभावी भाषण कब होगा? जब जो वक्ता है, जो स्पीच दे रहा है बंदा, उसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो? वो गंभीर, ओजस्वी, सौम्यवाणी, आवश्यकता अनुसार स्वर का उतार चढ़ाव आदि का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, एक सीरियसनेस होनी चाहिए आपकी वॉइस के अंदर, एक प्रॉपर मॉड्यूलेशन होना चाहिए वॉइस का। वॉइस आपकी बहुत स्वीट और सिंपल होनी चाहिए। जब आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका जो भाषण है वो प्रभावी हो जाता है। भाषण में जो भी समायोजित अवसर है, मुखाभिव्यक्ति है, भाव भंगिमाएँ हैं, हाव भाव हैं, इनका भी आपको प्रभावपूर्ण संप्रेषण किया जाना चाहिए, तभी आप भाषण को प्रभावी बना सकते हैं। और इसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लोगे पहले से, तब तक इसको आप पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, भावनात्मक संबोधन, दैट इज इमोशनल अपील। अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए, अपने स्पीच को प्रभावी बनाने के लिए श्रोताओं को, जो वक्ता है, वो सहयोग के लिए प्रेरित करता है। वो चाहता है कि जो ऑडियंस है वो उसका साथ दे, उसकी बात को ध्यान से सुने। और ये सहयोग कब उसे प्राप्त होगा? जब उसकी जो वॉइस है वो ऑडियंस की वॉइस बन जाए, उसके विचार ऑडियंस के विचार बन जाए, उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑडियंस का इंटरेस्ट बन जाए। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल, इफेक्टिव और प्रॉपर इमोशनल अपील फॉलो करोगे अपनी ऑडियंस से। जब आप इमोशनल अपील को फोकस करोगे तो ये सहयोग आपको अपनी पब्लिक से, ऑडियंस से जरूर मिलेगा। जहाँ तक हो वक्ता अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक से उसे इमोशनल अपील करनी चाहिए जिससे कि पब्लिक उसका साथ दे और उसकी बात को ध्यान से सुनती रहे। इससे क्या होगा? जो वक्ता होगा वो अपनी स्पीच के माध्यम से अपनी श्रोताओं को
अपनी भावनाओं के साथ रचनात्मक एवं सकारात्मक दिशाओं की ओर ले जाता है। और ये तब होगा जब वक्ता दिशाहीनता, घबराहट और विचारों के भ्रमों से उबर जाएगा। और ये कब होगा? जब वक्ता निरंतर अभ्यास एवं ज्ञान अर्जित कर रहा होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, अब इसका एक नमूना रहता है कि किस तरह से भाषण को तैयार किया जा सकता है। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।